अब ये नहीं घबरा जी से दो की मार है वो। हाँ देखिए जरा बच्चों से पूछ लेना, जा जूम कर दे। चैट ले, ये चैट इसमें आया नहीं। हाँ आ गया, देखिए ना। नहीं अब तो मुझे समझ में आ गया, इधर बैठना है उधर नहीं। जूम पे कैसा ठीक है? बढ़िया है। बच्चों गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप लोग? ये थोड़ा हम लोग सीखने लग गए थे बेटा, सर आवाज नहीं आ रही है। अरे अभी हम लोग सीख रहे थे ना कुछ, तो आवाज कैसे आएगी? अब आएगी ना आवाज। अभी कुछ सीख रहे थे हम लोग मेरे भाई, उस चक्कर में गड़बड़ हो रही थी। अभी हम लोग ज्ञान सीख रहे थे। चलिए मयंक सॉरी बेटा, अमित पानीगढ़ी गुड मॉर्निंग, प्रमोद जी, आकाश गोस्वामी, प्रमोद कुमार, चंदन भट्ट और निवांधन साहब तो हमारे रेगुलर हैं, और राठौर साहब, एक और मयंक है वो भी रेगुलर है बेटा। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? लॉकडाउन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही खत्म होगा, यानी हम सबको, यानी मुझे भी बुरा मत मानिएगा, ऐसे ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अभी मैं इम्प्रूव करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं शाम के बैच में सोच रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक लॉ है उसको रिकॉर्ड करूँ, है ना, उसको भी रिकॉर्ड करूँ, और टॉपर्स के ऐप पे वो रहेगा, वो लाइव नहीं होगी, वो धीरे धीरे मैं अब इकोनॉमिक लॉ भी रिकॉर्ड करने की शाम में कोशिश करता हूँ। और हाँ, इससे अच्छा ये होगा आपको कि जो लाइव होता है वो लाइव भी देखें, और ऐप के माध्यम से आप जो रिकॉर्डेड है, अब नोट्स बनानी पड़ेगी। पहले हम सोच रहे थे कि 10 दिन 15 दिनों के बाद मेहनत करूंगा, लेकिन अब लगता है मेहनत अब ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी भाई बहनों को पास कराना है। तो अब आइए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास की जर्नी को शुरू करें। और क्या है आज की क्लास में हमारे पास, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। चलिए बेटा, तो हम लोग अपनी अपनी बातों को समझ लेते हैं, और उन्हीं बातों से हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। स्क्रीन पे आ रहा है ना सब कुछ? जी बेटा, सब सही है। तो शुरू करें क्या आज की क्लास? चूंकि थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म होता जाए। मुझे लग रहा है कि अब हो गया है ठीक, और आपके फीडबैक भी मैं देख पाता हूँ, फीडबैक भी देख पाता हूँ मैं, ये जी सर, फीडबैक भी देख पाता हूँ, थैंक यू बेटा। आइए निवांधन, चंदन भट्ट साहब और अमित पानीगढ़ी, यस सर, कोशिश ज़रूर करना होगा। अब नहीं, हम सोचे थे कि ऐसे 5 7 10 दिन आपको पढ़ा दूं, उसके बाद है ना बेटा, फेस टू फेस हो गई है या क्या होगा, कुछ ऐसा मेरे मन में डाउट होता है, इंसान लालची है ना। लेकिन अब तो नहीं लग रहा है, अब तो ऐसा लग रहा है कि इसी बहाने आपको लॉ ख़त्म कराना पड़ेगा मुझे, है ना बेटा, इसी बहाने आपको लॉ अब ख़त्म कराना होगा। चलिए दोस्तों, कोशिश मैं करूँगा कि आपका इकोनॉमिक लॉ वाला पार्ट, और कोई पढ़ाता भी नहीं टीचर, मज़े की बात है, इकोनॉमिक लॉ वाले पार्ट्स सारे टीचर वैसे ही पढ़ाते हैं, हाँ जी ये हो गया, ये हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, तो चलो मेन तो यही पढ़ लो। खैर दोस्तों, हम लोग अपनी बातों पे ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम सभी बच्चों के लिए। अब इसमें 2-3 पॉइंट रह गए अच्छे अच्छे। वाह, एक तो 188 हम लोग 7 ट्रांजेक्शन पढ़े थे, और शायद उसी में हम लोग घर चले गए थे। राखी जी आज लगता नहीं जुड़ी हैं, सब बच्चे जुड़ जाइए। 7 ट्रांजेक्शन वी डिस्कस टुगेदर, 7 ट्रांजेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, और क्या क्या हो गया था अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूँ, है ना। ये भी मुझे सीखना होगा कि उसको सेव कैसे करें पुराने सीट को, ताकि उसको हम लोग रिपीट करते समय दिक्कत ना है। जी बेटा, तो आइए हम लोग चीज़ों को समझें, जानें, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या बेटा हो गया था, जो बच्चे भट्ट साहब जैसे बच्चे, हमको लगता है फर्स्ट टाइम ही ज्वाइनिंग, एंड वी आर प्रोग्रेसिंग टू सेक्शन 188 में लास्ट क्लास हुई थी शनिवार को, संडे हमारी छुट्टी होती है, और संडे को हमारी दूसरी क्लास होती है, इस चक्कर में छुट्टी होती है, और कोई पर्पस नहीं है, है ना बेटा, और कोई बात नहीं है, संडे का
छुट्टी जो होता है ये। आइए मेरे बच्चे, तो यहाँ पे आप सभी भाई बहनों ने, जो मुझे याद आता है, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आरपीटी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आपने उससे पीछे भी पढ़ा था रिलेटेड पार्टी किसे कहते हैं, है ना बेटा। एक बार कंपेरिजन करवा दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, मयंक राठौर 185 186 में बहुत बड़ा कंपेरिजन हो सकता है बेटा। 185 जहां लोन की बात करता है। बताओ भाई सभी बच्चे, एक बार जितना पढ़ाया हूं मैं उससे बताइए तो। मयंक जी का एक सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है और आप सभी बच्चों के लिए है। 185 186 में एक बार कंपेरिजन करा दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल कराऊंगा 185 186 में। लेकिन मयंक भाई मैं डिटेल में करवाऊं उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट पूछता हूं आपसे, अगर आप समझ में आए तो आपको अच्छा लगेगा। 185 टॉक्स अबाउट लोन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जबकि 186 में जो है लोन है ही नहीं, है ना। गुड्स बेचना है, एसेट्स बेचना है, अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट है और एम्प्लॉयमेंट है, प्लेस ऑफ प्रॉफिट है। बहुत बड़ा फर्क है ना बेटा। लोन दे नहीं सकते, है ना बेटा, लोन आप किसी को दे नहीं सकते। लोन टू डायरेक्टर्स इज टोटली प्रोहिबिटेड, है ना बेटा। उसमें ये चीज़ थी आपका लोन टू डायरेक्टर्स वाले में। तो बहुत सारे अंतर हो सकते हैं और आपने बहुत अच्छा पूछा। अब बेटा मुझे ना आपको और मेहनत कराने की ज़रूरत है ना। हम सोच रहे थे वो बात गलत हो गई, अब इसको करना पड़ेगा। चलिए सर, चलिए बेटा आइए हम लोग अपनी पहले एक बार ना बुक से देख लेते हैं। ओपीपी हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास, ओपीपी वाज द लास्ट टॉपिक। ओपीपी की परिभाषा पढ़ रहे थे, तब तक सर आ गए थे और मुझे छोड़ना पड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं जी। भाई लोग, भाई और बहनें सब कोई जुड़ जाइए। आइए मेरे बच्चे, तो लास्ट क्लास में जो बच्चे नहीं जुड़े थे और जुड़े थे सभी बच्चे एक बार खुले दिल से दिमाग को याद करिए। सर हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सेक्शन 188 रेगुलेट नहीं करता। 188 सिर्फ 7 तरह के ट्रांजैक्शन को रेगुलेट करता है। उस 7 में से पहला था, आपको कितना अच्छा लिखवाया था, ऐसे एक टेबल बनवाया था, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू और अमाउंट। यस, परवीन जी पूछते हैं, यस सर ये सीएमए के लिए भी है सर। हाँ जी कुणाल साहब, बिल्कुल सीएमए के लिए भी है। सीएमए के जो 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं गवर्नेंस वाले, वो अलग से होगा, उसके लिए सर आपको अलग से बात करनी होगी, है ना। अभी तो एक जनरल डिस्कशन की क्लास है, आप यहाँ से जनरल डिस्कशन करते चलिए, है ना बेटा। यस बेटा, देखिए बेटा इकोनॉमिक की जो लॉज की क्लासेज है शर्मा जी, है ना। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ऐप पे होगा और वो पेड क्लासेज होगी बेटा, है ना। आपको 500 1000 कुछ भी देना पड़ेगा, है ना। इकोनॉमिक लॉ की क्लासेज, है ना, सिर्फ ऐप पे होगा। ये गूगल यूट्यूब पे नहीं चलेगा इकोनॉमिक क्लासेज, है ना बेटा। वो पूरी की जो होगी वो पेड क्लासेज होगी और वो बेटा आपका ऐप के माध्यम से चलेगा। तो उसके लिए हम बाद में आपसे बात कर लेंगे। अभी आप जो पहले मिल रहा है वो तो ज्ञान लीजिए, है ना। वो ज्ञान जो मिल रहा है अभी वो लीजिए, बाद की बातें बाद में, उसके लिए वो, है ना बेटा, बाद में बात करेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों, पहले जो आ रहा है वो आने दो, देखेंगे उसका क्या होता है ना। ट्रांजैक्शन रिलेट रेफर टू, बट ये मैं आपको कहूँगा ऐप भी आपको, मतलब आप ये समझ लो यार, सुनो 11-12 में एक टीचर से पढ़ते होगे 400-500 रुपये पर मंथ देते होगे, कुछ हद तक उसी रेंज में उसकी चार्जेज है। ऐसा नहीं कि 5000 और 10,000 चार्जेज है। आज के हालात में ना तो कोई इतना दे सकता है और ना ही बेटा हम लोग एथिकली इतना चार्ज करेंगे, वो सब चीज़ें अलग हो जाती है, वो हम बता देंगे आपको, है ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा ऐप वाला जो टॉपर्स की ऐप है उधर से हो जाएगी वो, है ना, लाइव ही होगी वो भी, है ना। हम हेल्प करेंगे आप सभी भाई बहनों की, उसकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये देखिए क्योंकि इकोनॉमिक बेटा नहीं, मतलब आप मैक्सिमम बच्चों बताइए खाली वो कॉर्पोरेट लॉ ही पढ़ते हैं। वो जो सिक्योरिटाइजेशन है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, आर्बिट्रेशन है बेटा आपका, है ना बेटे, उसके अलावा और भी सरफेसी है। तो ये सारे जो इकोनॉमिक लॉ वाला जो आपका 30 मार्क्स 40 मार्क्स का सिलेबस है वो ऐप पे उपलब्ध रहेगा और मैं अभी उसका नोट्स भी बना रहा हूँ बेटा, इसीलिए मैंने आपको बोला नोट्स उस पूरा बना के आप आराम से उसका पहले डमी जो होता है डेमो जिसको, वो ऐप से देखिए, समझ में आता है तो बात होगी, नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। आइए दोस्तों,
ट्रांजेक्शंस रेफर्ड इन सब सेक्शन 1। बेटा 188 सब सेक्शन 1 में हमने बहुत सारी बातों को डिस्कस किया था। सेल परचेज सेल था, गुड्स और मटेरियल का, सेल और अदरवाइज था, अदर प्रॉपर्टी का, इस तरह की बातें थी और हम लोगों ने इनको पढ़ा था। प्रवीण जी आप अगर CMA के हैं तो सॉरी बेटा, ये टॉपिक बीच से था, तो फिर भी आप कोशिश जरूर करिएगा। हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे थे और हम लोग इसी में बात कर रहे थे कि क्या क्या हो गया अपना। सर एक तो आप समझ लीजिए सभी बच्चे रिलेटेड पार्टी की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ाया है, और दूसरा हमने ये बताया कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ना होता क्या है, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कितने तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। तो ये छोटी सी बात थी। उसके बाद हम लोग बेटा उसमें एक 7वां पॉइंट आया था, उसमें जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में उसमें एक कंसेप्ट था ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। तो आइए ना बेटा, मैं इसको थोड़ा कोशिश करना होगा क्योंकि ऐसे ही जीना पड़ेगा बेटा, हम सबको ना पढ़ने का तरीका बदलना ही पड़ेगा। अब कोई दूसरा तरीका दिख नहीं रहा हम लोगों को। चलिए सर, कहाँ रह गया बेटा ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट? यहाँ पे छूट रहा था ना आपका, गायब हो गया क्या? चलिए अभी 1 सेकंड का टाइम दीजिए। नहीं पढ़ाया तो था आपको लास्ट क्लास में, वो अधूरा रह गया था ना बेटा। वे आ जाओ भाई। ये था सर। चलिए सभी बच्चे ओपीपी हम लोगों ने शुरू किया था, उससे हम लोग बात करते हैं, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों। ओपीपी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की बात होती है। इसमें आपको मैंने समझाने की कोशिश किया था कि एक बार हम लोग बुक की लैंग्वेज को देख लें। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट किसे कहते हैं? सॉरी बेटा, 1-2 बार गला बैठा ही रहता है क्योंकि पहली आपकी क्लास होती है, बट उसके बाद फिर ओके हो जाता है। या तो मुझे सुबह सुबह प्राणायाम करके आना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है बेटे कि आपको नॉर्मल अर्निंग से ज़्यादा अर्निंग हो रही हो तो जिस पोस्ट के चलते वो ज़्यादा अर्निंग आपकी होती है उसी को हम ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। जैसे आप इधर समझेंगे, अगर एक डायरेक्टर के लिए हम बात करें, सभी बच्चे समझेंगे खूब ध्यान से। इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन ओवर एंड अबव, यानी डायरेक्टर को रेम्युनरेशन मिल रहा है ओवर एंड अबव द रेम्युनरेशन टू व्हिच ही इज इंटाइटल्ड एज डायरेक्टर। एक डायरेक्टर को डायरेक्टर की तरह जितना रेम्युनरेशन मिल रहा है उससे ऊपर जो भी उसको पैसा मिलता है, उसके ऊपर उसको जो भी पेमेंट मिलता है उसे हम लोग कहते हैं बेटा, है ना, ओपीपी। अब इसके एक रियल एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। तो इसमें पहले और अब क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि डायरेक्टर को जो है ना बेटा, डायरेक्टर है कोई। अब डायरेक्टर मैंने कितने तरह का होता है चैप्टर 1 तो पढ़ाया नहीं था, है ना कुणाल भाई, आपका ये छूटा हुआ है प्रवीण साहब। तो ये हम लोगों ने बोर्ड मीटिंग से ही शुरू किया था। अब डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव है। सपोज मान लीजिए कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव मींस पार्ट टाइम, तो इसको तो केवल सिटिंग फी मिलता है, इसको रेम्युनरेशन नहीं मिलता। लेकिन कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उसको रेम्युनरेशन मिलता है बेटा, रेम्युनरेशन मिलता है। अब रेम्युनरेशन उसकी तय है 1 लाख रुपए पर मंथ। तो ये जो रेम्युनरेशन मिल रहा है वो नेचुरल है, इसको ओपीपी नहीं कहते क्योंकि वो डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव है। लेकिन मान लीजिए वो पहले केवल प्रोडक्शन का हेड था, अब वो प्रोडक्शन के साथ साथ मार्केटिंग का भी हेड बन गया। पहले जब वो जॉब ज्वाइन किया था हमारी कंपनी में उसकी रेम्युनरेशन 1 लाख रुपए थी, अब वो मार्केटिंग का हेड बनकर एक और हेड बन गया, अब उसकी जो सैलरी है वो 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है, इस तरह की जो बातें होती है, इसके चलते जो बात होती है उसको हम बेटा ओपीपी कहते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा देर के लिए भी याद करना होगा, एक्सप्रेशन और ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मींस एनी ऑफिस और प्लेस, है ना बेटा,
if the director holding it receives from the company anything by way of remuneration over and above the remuneration to which he is entitled as a director by way of salary, fee, commission, perquisites, etc. लिखा है। खैर मोड ऑफ पेमेंट डजंट मैटर, व्हाट मैटर कि एज अ डायरेक्टर आपको आपके ओरिजिनल रेमुनरेशन से कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको बेटा हम लोग ये कहेंगे ओपीपी। दूसरा हमारे पास है सेकेंड जो पॉइंट है वो भी आसान है। सेकेंड क्या है यहाँ पे, वेयर सच ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल, किसको छोड़कर, डायरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि डायरेक्टर ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। तो इसको हम लोग एन इंडिविजुअल नहीं बोलते हैं, या एनी फर्म या प्राइवेट कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं ओपीपी हेल्ड बाय डायरेक्टर, और यहाँ बोलते हैं ओपीपी हेल्ड बाय एनी पर्सन इफ द इंडिविजुअल फर्म प्राइवेट कंपनी। अब इंडिविजुअल में डायरेक्टर छोड़ के बोलिएगा, है ना बेटा। कुछ भी अगर किसी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को या किसी इंडिविजुअल को कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है कंपनी से कुछ भी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है एनीथिंग, है ना, बाय वे ऑफ रेमुनरेशन, सैलरी, फी, कमीशन, परक्यूजिट्स, रेंट फ्री, तो उसको हम लोग ओपीपी कहते हैं। ओपीपी मतलब ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पे एक छोटा सा आप आगे बढ़ेंगे इसमें तब आपको क्लियर होगा। यहाँ पे जो दे रखा है ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर पढ़े थे उनको बताया गया था हर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट को हमें रेगुलेट नहीं करना है सूरज भाई। हर ऑफिस और प्लेस को हमें नहीं कहना है, हमें ये देखना इसमें हमें ये देखना इसमें कि 2.5 लाख से ऊपर का अगर रेमुनरेशन एक्स्ट्रा मिल रहा है तब जाकर वो मतलब आपको लेना होगा एसआर ओआर से मेंबरशिप। चूंकि बड़े ट्रांजेक्शन है तो परमिशन भी ओआर बीआर प्लस ओआर हो गया। बीआर मीन्स बोर्ड रिजोल्यूशन प्लस ओआर मीन्स ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा हम लोग और उसको सम अप करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार और आप अपने स्टडी मटेरियल को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। ओपीपी को अभी आप थोड़ी देर के लिए याद करिए जो हमने बताया। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर विच नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा अभी दिमाग की बत्ती जलाइएगा खुश होके। एक अभी हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं जिसके लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आइए इसको प्रोवाइजो दे रखा है, प्रोवाइजो आपको पता ही है जनरल बातों से जब हम किसी बात को हटाते हैं यानी एक्सेप्शन है। 4th एक्सेप्शन टू सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 in case of any related party transaction entered into by the company in its ordinary course of business and at arm's length price section 188(1) is not attracted and therefore no approval is required. However, transactions which are not an arm's length price basis shall require the appropriate approval. कह रहा है बेटा आपने पढ़ा था कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स के जो बच्चे पढ़े थे नहीं पढ़े थे सब लोग देखिए, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टोटल 7 है। सर थोड़ा याद करिए सर प्लीज। टोटल 7 ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, जिनमें से पहला था सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। अगर मान लीजिए कोई एक फर्म है, कोई एक कंपनी है, सॉरी बेटा कोई एक कंपनी है, वो गुड्स ही बेचती है, वो गुड्स ही बेचती है तो ऑब्वियस ही बात है वो गुड्स उसका डायरेक्टर भी खरीद सकता है ना। अगर डायरेक्टर्स खरीदता है और वो ऑर्डिनरी कोर्स में है और आर्म्स लेंथ प्राइस पे है, आर्म्स लेंथ प्राइस का मतलब आपको समझते ही हैं, ऐसे जैसे कि हम आपको जानते ही नहीं। ठीक है भाई निवांधन जी, ऐसा होता है मयंक भाई। आर्म्स लेंथ का मतलब क्या हुआ, मतलब आर्म्स लेंथ आप तो आईडीटी एक्सेट्रा पढ़ते होंगे, वहां भी ये चीजें आएंगी। आर्म्स लेंथ का मतलब जैसा कि हम आपको जानते ही नहीं, तो वो एक छोटा सा पॉइंट है आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन वाला, इस चीज को भी आप सीखिएगा। ये लिखा है ए ट्रांजेक्शन बिटवीन टू रिलेटेड पार्टी दैट इज कंडक्टेड एज इफ, दो लोग हैं जैसे मान लीजिए टॉपर्स है और मैं हूं बेटा, मान लीजिए टॉपर्स है और मैं हूं। टॉपर्स मान लीजिए कि टॉपर्स फर्नीचर्स लिमिटेड है समझने के लिए, और ये फर्नीचर बेचती है, फर्नीचर बेचती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है। अब जैसे एक फर्नीचर 500 का है, 500 में बेच रही है, डायरेक्टर को ही 500 में बेच रही है, तो हो तो गया ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। लेकिन इसमें कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉपर्स का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फर्नीचर बेचने का काम है। लेकिन टॉपर्स अपना अगर बिल्डिंग बेचती है किसी डायरेक्टर को, बुरा मत मानिए, क्या टॉपर्स फर्नीचर्स लिमिटेड का बिल्डिंग बेचना कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं है? तो इसके इस ट्रांजेक्शन को अप्रूव करवाना होगा आपको डायरेक्टर से, बीओडी से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग से बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना होगा,
और अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू जो आपको पिछली क्लास में बताया था, कोई प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू जो है बेटा एक लेवल से ज्यादा है, आपको बताया गया था 10% ऑफ नेटवर्थ और 1 करोड़ विच एवर इज, है ना बेटा, हायर, ये आपको याद कीजिए उसका जो लोअर है वो निकालना था, विच एवर इज हायर का लोअर निकालना था, उसके बाद कंपेयर करना था कि वो एक्सेस हो रहा, एक्सीड कर रहा है नहीं, तो ये सब बातें दे रखा है। तो बेटा कम से कम आप जो बच्चे आज से ज्वाइन किए पहले से जुड़े हैं, एक लाइन तो बता दो यार, इवन जो 7 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर भी आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर वो ट्रांजेक्शन ALP पे हो रहा है, ALT लिखा है बट हम लोग बोलते थे आर्म्स लेंथ प्राइस, यहाँ पे आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन। खैर बेटे आगे देखिए आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे की बात 4th में, एक बार लिख समझ लीजिए बेटा, मैं आपको लिखवा देता हूँ अभी 1 सेकेंड में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ बोर्ड इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 188(1) है ना बेटा, इज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस एंड ऑल्सो डजंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, इट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर बताइए ये सब कोई बड़ी चीज है? निवांदन जी बताइए, सभी बच्चे लोग बताइए, क्या ये बहुत बड़ी चीज पढ़ा दिया सर ने? कह रहा है कि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। सर पहले तो आपको मन को स्थिर करना होगा और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में वही 7 ट्रांजेक्शन है उनको ध्यान देना होगा, है ना बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई साहब ध्यान दीजिए, इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 188(1) ये देखिए, इज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस एंड ऑल्सो डजंट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, इट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट। वही बात लिख रहा है बेटे, क्या लिख रहा है एक बार कोशिश करिए आप व्हाइट बोर्ड पे मेरे साथ, रीड अलोंग विद टीचर। कह रहा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन लेकिन नहीं है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं हो रहा है ना, और उसका वैल्यू भी कम है, जो एक स्पेसिफाइड लिमिट था ना आपका 10% 1 करोड़, याद है कि नहीं, 10% 1 करोड़, या सर्विसेज में था 10% 50 लाख। तो आपको याद है अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है और आर्म्स लेंथ बेसिस पे वो नहीं हो रहा है तो वहां पे, है ना बेटा, तो वहां पे बेटा कंसेंट, वहां पे है ना आपको कंसेंट लेना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। अगर लिमिट एक्सीड करेगी तो फिर मेंबर्स का भी कंसेंट लेना होगा। सर जो 3rd पॉइंट में एक तरह से कहा जाए जो माफी दी गई है, नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इवन BOD का भी जो 4th प्रोवाइड जो है 188 का सबसेक्शन 1 का, वो ये कहता है कि बोर्ड से भी नहीं पूछना है। अगर कोई ट्रांजेक्शन भले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है लेकिन वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो उसमें किसी से नहीं पूछना है ना। अगर आर्म्स लेंथ बेसिस पे वो नहीं हो रहा है तो फिर आपको पूछना पड़ेगा। अगर किससे पूछना हो डिपेंड करता है, अगर लिमिट्स को एक्सीड करता है तो शेयर होल्डर से भी पूछना होगा, लिमिट एक्सीड नहीं करता है तो मेंबर से खाली BOD से पूछना होगा। आगे देखिए रिलेटेड पार्टी, सुनिएगा सर, इन केस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कवर्ड अंडर सेक्शन 188(1) जैसे वही सब लिखा है, कंट्रैक्ट और अरेंजमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड रिलेटेड पार्टीज नॉट ऑन आर्म्स लेंथ बेसिस एंड ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, इट शैल बी एंटर्ड इनटू by the company after obtaining consent of BOD given by resolution at a meeting of the board and subject to conditions etc. दे रखा है, सिंपल है। आगे देखिए, according to rule 15 sub rule 1, if your company enters into transaction with a related party, the agenda of board meeting at which the resolution is proposed to be moved shall disclose। ये कह रहा है अगर बोर्ड resolution पास करना है किसी रिलेटेड पार्टी को ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, तो उसका जो आप जैसे आपने तो पढ़ा ही था, बोर्ड मीटिंग का नोटिस बनाया जाता है। बोर्ड मीटिंग का नोटिस जो होगा है ना बेटा, वो आपको बनाई जाती है। उसमें एक चीज समझना है, पहला देखिए ABC करके दे रखा है ना बेटा, ये देखिए नेम ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप आप एजेंडा में लिखना होगा, है बेटा। शर्मा जी इधर देखिए, नेचर ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड पार्टिकुलर्स डिटेल दे रहा है, मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। आगे देखते हैं एडवांस पेड और रिसीव्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, क्या कुछ पैसा
हमारे पास आया है। जैसे सेल परचेज है ना बेटा, सेल किया होगा तो कुछ पैसा एडवांस आया होगा। अगर हमने उनके से कोई मतलब गुड्स खरीदा है, आपको याद है बेटा रिलेटेड पार्टी में जो 7 में से पहला ही था SPS था, सेल परचेज है ना, और सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। तो आप खरीद भी सकते हैं रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजेक्शन गुड्स या मटेरियल, और बेच भी सकते हैं। आगे देखिए, द मैनर और डिबेंचर डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग एंड अदर कमर्शियल टर्म्स बोथ इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कंट्रैक्ट नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कंट्रैक्ट। ये आप अभी इतना याद क्यों करेंगे, अभी आप इतना तो जरूर सीखिए है ना कि एजेंडा में कुछ बातें लिखनी होगी, ऑब्वियस ही बात है ना बेटा। बोर्ड मीटिंग में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का कंसेप्ट नहीं होता। आप लोगों ने CA इंटर लेवल पे अगर अभी कभी लॉ पढ़ा हो और याद हो आपको, तो जब भी कोई स्पेशल बिजनेस होती थी है ना बेटा प्रवीण जी, तो कोई भी स्पेशल बिजनेस होता था मयंक भाई, तो उसमें ये होता था कि स्पेशल बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यूज करना पड़ता था। तो इस तरह की बातें इसमें समझाने की इन्होंने कोशिश की है, वो सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अब ये भी तो हमने पढ़ा ही दिया था, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल बाई OR की अप्रूवल कब चाहिए, जब वो ट्रांजेक्शन जो है ना बेटा, ट्रांजेक्शन की लिमिट एक लिमिट से ज़्यादा हो। ये आपको ऑलरेडी सिखाया जा चुका है। अब आइए, तो अब तो हम लगता है कि इसके सारे चीज सीख चुके थे। हाँ, ये थोड़ा हमारे भाई बहनों को दिक्कत था, OPP वाला जरा देखिए तो सभी भाई बहन, OPP वाला आप लोग खुश होके बताइएगा। OPP समझ में आया? सब लोग YouTube पे लिख के जवाब दीजिए। हाँ जी राहुल जी है ना, आइए क्वेरी कम कीजिए, जवाब ज्यादा दीजिए राहुल भाई। खैर है ना दोस्तों, ध्यान दीजिए, पब्लिक डोमेन होता है तो आप अपनी बातों को रखें और ध्यान दीजिए बेटा, जो पर्सनल बातें हैं वो हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे समझने की जरूरत है। कितने भाई बताएंगे, आज और पिछली क्लास में भी मैंने ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पढ़ाया था, इवन आज भी पढ़ाया। आप सभी बच्चे लोग, आकाश गोस्वामी भाई और सभी भाई बहन, है ना, सही बता रहा हूं। चलिए सभी भाई बहन बताइए, कोशिश जरूर करना चाहिए। ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट पे एक सवाल है मेरा आपसे। सबसे पहले मुझे बताइए, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट से आप क्या समझे, या नहीं समझे तो नीचे लिखिए नो सर, नॉट गॉट। सर ऑफिस और प्लेस, हाँ अच्छा समझ में आ गया तुम्हें, बहुत अच्छे। अरे शर्मा जी को समझ में आ गया भाई, मुबारक हो। चलो शर्मा जी, एक कम से कम तो ज्ञान लिए 10 मिनट पढ़ के। सुनो, अब सभी भाई बहन लिख के बताइए, या सर से नहीं काम चलेगा प्रमोद भाई, आप सभी बच्चों को समझना है। सुनिए, अरे लिख दीजिए ना बेटा, डायरेक्टर गेटिंग एनी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन देन द नॉर्मल रेम्युनरेशन इज कॉल्ड, है ना, डायरेक्टर को एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिला ड्यू टू एनी पोस्ट, कोई काम करेगा तभी ना एक्स्ट्रा मिलेगा, ड्यू टू एनी पोजीशन, तो वो जो पोस्ट है, पोजीशन है, उसको OPP। और अदर देन डायरेक्टर, मतलब अदर रिलेटेड पार्टी, डायरेक्टर को छोड़कर सब रिलेटेड पार्टी कितने लोग होते हैं, अब भुलक्कर हैं आप लोग, सब भूल गए। रिलेटेड पार्टी में 8-9 पॉइंट पढ़ाए थे सर, 9 पॉइंट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आकाश गोस्वामी जी थैंक यू मेरे भाई। क्या हमारा बच्चा, अब जानते हैं बेटा, मैं यही कहा ना, अब मुझे सुधार करने की जरूरत है, आपको नहीं। अब जैसे इसका नोट्स दूंगा, ये हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाते बेटा, बुरा मत मानिएगा, ये तो बुरा कहिए ना अपना, है ना, हम लोग ऐसे नहीं पढ़ाने वाले लोग हैं सर। जो बच्चे हमें जानते हैं, हम लोग बेटा किसी और तरीके से पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन चलिए, है ना सर, ये आप समझिए ना कि राजीव सर का आप 20% 30% परफॉर्मेंस देख रहे हैं, है ना। अभी हम सर बिल्कुल प्रोफेशनली आ रहे हैं आप सबसे मिलने, और उसमें ये ICI की बुक से हम लोग नहीं पढ़ाते, हम लोग के पास अपना ही नोट्स होता है, और बेटा हम लोग देख के भी नहीं पढ़ाते। खैर कोई नहीं, अभी तो समझिए ना बेटा कि शुरुआत थी। वेयर द ट्रांजेक्शन, अरे ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है, लेकिन हमारे साथ सभी बच्चे रिवाइज करिए। आइए ना देखते हैं, OPP पढ़ा था ना, वेयर द ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, its subsidiary company, its associate company at a monthly remuneration exceeding 2.5 lakhs rupees as mentioned in clause F, 7 था ना, F नंबर में था, of 181A approved by OR is required। मतलब वही बात है सर, OPP को अप्रूवल, हाँ प्रमोद लिखते हैं, बहुत अच्छा प्रमोद जी लिखते हैं, राहुल कुमार, डायरेक्टर गेटिंग ओवर एंड अबव हिज रेम्युनरेशन एंड अदर इंडिविजुअल गेटिंग, नॉट जस्ट इंडिविजुअल बेटा, सॉरी टू से आपने ठीक लिखा, अदर्स लिखिए खाली, अदर्स, अदर्स में बाकी रिलेटेड पार्टी आ जाएंगे,
जैसे एक पार्टनरशिप फंड भी कंपनी का रिलेटेड पार्टी हो सकता है और उसको कमीशन वमीशन कुछ भी मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्यार के लिए, आप इतना ही बोल रहे हैं, बड़ी बात बोल दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सब तो हो गया था, लेकिन इसमें मजा नहीं आता ना, मजा इसलिए नहीं आता, अब राजीव सर की ऐसी कमी है, अब हम इसके ऊपर कराते 4 क्वेश्चन, सच्चाई बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है ना, जो आपके बुक ने कंजूसी कर रखा है ही नहीं इसमें कोई क्वेश्चन, मतलब कहानी समझा दिया है। चलो कोई बात नहीं, इतना समझाए यही बहुत है। ये देख लो जी, आओ अब मैं शुरू करा देता हूं कुछ नया भी, पहले इसको खत्म करो, एक बार बस समराइज करने दो मुझे। जी सर, अगर किसी मैटर के लिए जो लिमिट को एक्सीड नहीं करता, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की वैल्यू लिमिट को एक्सीड नहीं करता है, तो नो वोटिंग बाय ए रिलेटेड मेंबर लिखा है ना बेटा, ए मेंबर of the company whose related party shall not vote on the resolution meant for approving any contract or arrangement which may be entered into by the company। कह रहा है बेटा, अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है जिसको बीओडी अप्रूव करने के लिए बोर्ड रेजोल्यूशन बुला रही है, तो जो डायरेक्टर उस ट्रांजैक्शन में रिलेटेड है शैल नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन। ऑब्वियस ही बात है ना। आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है और मुकेश अंबानी जी हैं, है ना, मुकेश अंबानी जी हैं, है ना बेटा, ये दोनों रिलेटेड पार्टी है, एटलीस्ट इतना तो समझ में आता है, डायरेक्टर है मुकेश अंबानी रिलायंस के। अब इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए बोर्ड मीटिंग बुलाई गई, तो मुकेश अंबानी साहब उस मैटर पे अपना अप्रूवल या अपना कंसेंट या डिसेंट नहीं देंगे, बाकी डायरेक्टर्स लोग तो जो देना है देंगे ही। आगे देखिए, हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सेकंड प्रोवाइजो शैल अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 90% of or more members in numbers are relative of promoters और related party। हा कह रहा है बेटा, ये अच्छा बना रखा है, कह रहा है कि बेटे अब एक चीज बताइए, जैसे टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड है, अब इसके जो मेंबर्स हैं 90% क्या 100% इन्हीं के खानदान के हैं, भगवान सर के, तो फिर उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करने के लिए, है ना, जो डायरेक्टर्स वोट नहीं करें, क्योंकि भगवान सर ही खुद डायरेक्टर है और इनके फैमिली के भाई बहन माँ बाप ही टॉपर्स में शेयर होल्डर्स हैं, तो इनको फिर भगवान सर भले रिलेटेड है तो भी बेटा अप्रूव कर सकते हैं। शायद ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये लिख रखा है, ए मेंबर ऑफ द कंपनी हुज रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन मींट फॉर अप्रूविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये मेंबर की भी बात कर रहा है ना बेटा, लेकिन लिख रहा है कि अगर 90% से ज्यादा मेंबर्स रिलेटेड ही हैं, रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर्स है, तो अप्लाई नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे तो मुझे लगा कि मैंने गलत बोल दिया आपके साथ, यहाँ पे ये लिखा है, ए मेंबर ऑफ द कंपनी हुज रिलेटेड पार्टी शैल नॉट वोट ऑन द रेजोल्यूशन मींट फॉर अप्रूविंग एनी कॉन्ट्रैक्ट। अब मेंबर से अप्रूवल तब होगा ना जब आप ओवर पास करा रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और उसकी वैल्यू एक लिमिट को एक्सीड कर रही है और उसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई है, और जनरल मीटिंग में जो मेंबर, वो मेंबर्स वोट नहीं कर सकते हैं जो बेटा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में उनका अपना, है ना बेटा, राइट्स है, उनका इंटरेस्ट है, लेकिन उसका कह रहा है कि एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है बेटा। वो कह रहा है कि ये जो प्रोवाइजो है, सेकंड प्रोवाइजो जो ऊपर लिखा है, आप जरूर एक बार ठंडे दिमाग से पढ़िएगा, उस परिस्थिति में अप्लाई नहीं होगा जब 90% और मोर मेंबर्स इन नंबर्स आर रिलेटिव ऑफ प्रोमोटर्स एक्सेट्रा, ऐसा इन्होंने दे रखा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये गवर्नमेंट कंपनी को एग्जेम्पशन दे रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट कंपनी तो ऐसे ही एग्जेम्पशन होती है, सेकेंड प्रोवाइजो शैल नॉट अप्लाई, गवर्नमेंट कंपनी को ऐसे एग्जेम्पशन बहुत सारे मिले हुए हैं, आप उसको बाद में देख लीजिएगा। आइए सर, ये खाली प्रोवाइजो क्यों बनाता है यार, आ जाओ जी, फोर्थ प्रोवाइजो के बाद अब फिफ्थ प्रोवाइजो की तरफ जा रहे हैं। आइए सर हम देख लेते हैं। सर इसमें सब्सिडियरी एसोसिएट डायरेक्टर भी कवर्ड होगा मयंक जी? बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, है ना। इसमें सब्सिडियरी एसोसिएट डायरेक्टर नहीं सर, ओपीपी से लिए पूछ रहे हैं ना मयंक क्वेश्चन आप। ओपीपी वाले में तो जितना मैं समझ आया और आपको समझाने की कोशिश किया, ओपीपी वाले में कुछ ऐसा पॉइंट था कि आप अपने कंपनी से या उस कंपनी की सब्सिडियरी से या एसोसिएट से, जैसे मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में आप डायरेक्टर हैं, आपने अपने भाई बहन को, खुद नहीं, आपने अपने भाई बहन को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में न रख के रिलायंस की कोई सब्सिडियरी कंपनी में जॉब पे लगवा दिया,
या रिलायंस की किसी एसोसिएट कंपनी में जॉब पे लगवा दिया? जो आपने सवाल पूछा है सर, मैं शायद आपकी बात को समझ नहीं पाया। यस सर, ओपीपी से सवाल पूछा ना। ये देखो भाई बेटा, एक लाइन बता देने दो इस बच्चे का, सभी बच्चों का मैं जवाब देता हूं। ये देखो ना बेटा, इफ द डायरेक्टर होल्डिंग इट रिसीव फ्रॉम द कंपनी, मतलब रेलिवेंट कंपनी है ना बेटा, रेलिवेंट कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेमुनरेशन ओवर एंड अबव। ये तो बेटा रेलिवेंट कंपनी खाली लिख रहा है, लेकिन था वो, कहीं ना कहीं था वो। अरे भाई ये तो खैर ये है ना, रेलिवेंट कंपनी लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब आप 2.5 लाख की लिमिट क्रॉस काउंट करोगे, मैं वही सोचा कैसे गलती हो रही है। आप 2.5 लाख की लिमिट जब काउंट कर रहे हो बेटा, सुनिए सभी भाई बहन बताइए, 2.5 लाख की जब लिमिट काउंट करते हैं तो लिमिट आपको दोनों तीनों से लेना है। कैसे था बेटा, दोनों तीनों से लेना है, तो कहाँ था वो, था बेटा मेरे को बिल्कुल याद है ना, 5 का बी, सॉरी बेटा 5 का बी है बेटा, सॉरी। क्या बात है, बच्चा हमारा कितना भोला है जी, आपने बिल्कुल सही, लगता है सभी बच्चे स्टडी मटेरियल खोल के बैठे हैं। हाँ, 2.5 लाख रुपए की लिमिट में देखो, आपको वही तो बोला था, अगर कोई वेयर अ ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट फॉर अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी इन इट्स सब्सिडियरी। अब इनका शायद सवाल है, इनका सर इसमें सब्सिडियरी एंड एसोसिएट डायरेक्टर भी कवर्ड होगा? सर उल्टा शायद हो रहा है, हम कह रहे हैं कि होल्ड, जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में डायरेक्टर हूं, मेरे को जो ओपीपी, मेरे लिए ही समझ लीजिए, मेरे के लिए जो ओपीपी होगा, या तो मुझे रिलायंस में एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिल रहा है, या रिलायंस की सब्सिडियरी से मिल रहा है, रिलायंस के एसोसिएट से मिल रहा है। उल्टा नहीं है इसमें, ये नहीं, शायद आप शायद ये पूछ रहे हैं क्या कि एसोसिएट कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडियरी या होल्डिंग में बन जाए, ऐसा तो नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है कि जैसे रेलिवेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडियरी या उसके एसोसिएट में भी आप या आपके जो घर वाले लोग हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है तो दैट विल बी कवर्ड अंडर, है ना बेटा, दैट विल बी कवर्ड अंडर दिस टॉपिक, इस टॉपिक में कवर्ड हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक चीज और है, ये फालतू की बातें ज्यादा लिखता है ना, खैर कोई नहीं, अब हो जाएगा बेटा, अब जब यहाँ तक हो गया है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, थोड़ा सा मैं टाइम दीजिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं, आगे क्या बात होगी, यहाँ देखिए, रिलेशन ट्रांजेक्शन बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी। सर आइए प्लीज हम लोग इसको देखें, फिर उसके बाद समराइज करते हैं। इन केस ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एच कंपनी एंड WOS wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at general meeting, there is no need for seeking approval of company by passing over by the members. Wow, सर आप तो एकदम बर्बाद ही कर रहे हैं। फिर से बताइए, कब कब अप्रूवल नहीं लेना है? प्रमोद फॉर रेलिवेंट कंपनी डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव। हाँ बेटा, बिल्कुल बेटा, प्रमोद भाई बेटा इसका लाइन का मतलब समझिए सब कोई। आप मुझे बताइए 188 का 2 एक्सेप्शन बताइए। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा हो और आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हो तो कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है लेकिन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है तो आपको, आपने देख ही लिया था, पूछना पड़ता था। तो ये चीज हमने आपको सिखाया, ये तो सब समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ये लिखा है, इस लाइन का मतलब बताइए साहब, इस लाइन का मतलब बताइए। In case transactions are entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed, there is no need for seeking approval of the company by passing this ये दे रखा है। यानी 5th प्रोवाइजो। सर अगर आपको कम से कम कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए, कुछ भी समझ में आया हो। साहब जो बच्चे आज से हमारे जुड़े वो भी बता सकते हैं। एटलीस्ट 2 तरह के ट्रांजेक्शन्स मुझे लगता है सेक्शन 188 के दायरे से बिल्कुल बाहर रखा गया है। ऑल दो वो ट्रांजेक्शन जो 7 लिस्ट है ना आरपीटी का, उसमें आता है। जैसे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, क्या देख पा रहे हैं सर? अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है ना बेटा, ये लिखा है इन केस ट्रांजेक्शंस आर एंटर्ड इनटू बिटवीन ए होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडियरी whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting, there is no need for, है ना, वही बात है बेटा। ये जनरल मीटिंग कुछ और है बेटा, आपको तो पता ही है
कि जो जनरल मीटिंग में 4 बातें होती है, अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स, अगर किसी कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो तो उसको भी अप्रूव कराना होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। इन केस explanation 2 of rule 15 states that in case of wholly owned subsidiary the resolution passed by holding company shall be sufficient for the purpose of entering into the transaction between the wholly owned subsidiary and the holding company। कह रहा है बेटा, in case of wholly owned subsidiary the resolution passed by the holding company shall be sufficient for the purpose of entering। मतलब ये कह रहा है कि अगर होली ओन्ड है ना बेटा, होली ओन्ड सब्सिडियरी को अलग से रेजोल्यूशन नहीं पास करना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखो ना, अगर दोनों ही कंपनी तो दोनों के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है ना बेटा। जैसे एक्स लिमिटेड है, इसकी सब्सिडियरी वाई लिमिटेड है। अब मान लीजिए कि अगर ये इसका रिलेटिव है तो फिर जैसे मान ली वाई एक्स का रिलेटिव है क्योंकि इसकी सब्सिडियरी है, तो एक्स भी तो वाई का रिलेटिव हो गया क्योंकि ये इसका होल्डिंग है। अब मान लो एक्स लिमिटेड कोई सामान बेचता है तो एक्स लिमिटेड अपने यहाँ भी अपना जो कंडीशंस है 188 का पूरा करेगा, और वाई लिमिटेड खरीदता है तो वाई को भी पूरा करना होगा। ये कर नहीं, होल्डिंग कंपनी 188 की अगर रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो कर ले तो काम चल जाएगा। और रही बात ये कह रहा है कि लिख रहा है बेटा, इन केस ट्रांजेक्शन एंटर्ड बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड होली ओन्ड सब्सिडियरी हुज अकाउंट्स आर कंसोलिडेटेड विद सच होल्डिंग कंपनी एंड प्लेस बिफोर देयर इज नो नीड ऑफ सीकिंग अप्रूवल। कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है बाय पासिंग ओआर। लेकिन इसका मतलब है सिर्फ ओआर की जरूरत नहीं है, बीआर की तो जरूरत होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन तो चाहिए ही। सर एक बार फटाफट बताइए इसका कंसेप्ट। जी बेटे, कह रहा है बेटा अगर कोई ट्रांजैक्शन होल्डिंग कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी के बीच में हो रहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और उसकी वैल्यू ज्यादा भी हो जाए तो भी ओआर नहीं पास करना है, लेकिन बीआर तो पास करना होगा। बी पॉजिटिव बेटा, है ना, ये बी पॉजिटिव वाला सेक्शन है, काफी फालतू की बातें सिखाता है लेकिन हमें समझना चाहिए। फिर से बोलता हूं, होल्डिंग सब्सिडियरी में भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा तो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन शेयर होल्डर्स के जनरल मीटिंग में पूछने की जरूरत नहीं है, ओआर पास कराने की जरूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट में देखिए आगे हमारे पास क्या है, 7th रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड या शेयर होल्डर्स। अब वॉइडेबल का मतलब आपको पता ही है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे। आइए बेटा कुछ तो दिमाग की बत्ती जलाइए, मिसलेनियस पॉइंट्स पढ़ा के सभी नया टॉपिक कराता हूं। ए कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड, बोर्ड मींस कंपनी का सकते हैं, और एज द केस में बी ऑफ शेयर होल्डर। पहला है उसमें देखिए, इसके नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या एक्सप्लेनेशंस हैं ये देखिए। Where any contract or arrangement is entered into by a director or any other employee without obtaining the consent of board or approval by resolution in the general meeting as required under section 188 subsection 1। कह रहा है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई अरेंजमेंट हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ, है ना, entered into by a director or other employee without obtaining consent of BOD, यानी बोर्ड रेजोल्यूशन भी नहीं पास किया, पास करना था आपको, या जनरल मीटिंग में ओआर पास होता है ऑर्डिनरी, वो भी आपने नहीं पास किया, वो चीज है। आगे लिखा है नो रेटिफिकेशन बाय बोर्ड या शेयर होल्डर्स इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय बोर्ड और एज द केस में बी by the shareholders at a meeting within 3 months from the date on which such contract or arrangement was made. Further, if the contract or arrangement is with related party to any director or is authorized by any other director, the directors concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it। ये बताइए बेटा क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है उसमें अप्रूवल चाहिए था और आपने अप्रूवल नहीं लिया है तो बेटा वॉइडेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है, इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड और एज द केस में बी द शेयर होल्डर एट अ मीटिंग। इसका मतलब बेटे इसको वैलिड भी बनाया जा सकता है। अगर कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हुआ है और उसमें बीआर या ओआर की से अप्रूवल चाहिए था, आपने नहीं लिया, फिर भी आप चाहें तो कंपनी जो है, है ना, कंपनी का बोर्ड है ना, या जो भी शेयर होल्डर्स है, एज द केस में भी लिमिट से ज्यादा तो शेयर होल्डर उसको करेक्ट कर सकता है। रेटिफाई तो आपको पता होगा, माइनर ओनर के लिए पढ़ते थे, है ना, नो रेटिफिकेशन, है ना बेटा, यहाँ पे लिखा है 3 महीने में रेटिफाई लेकिन कर सकता है, 3 महीने के बाद नहीं कर सकता। सर इसका मतलब तो अगर मैं समझ पा रहा हूं तो जो कंट्रावेंशन हुआ है 188 का सबसेक्शन 1 का जो कंट्रावेंशन हुआ है
वो वॉइडेबल होता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन इसको वैलिड भी बनाया जा सकता है। कैसे वैलिड बनाया जा सकता है? जब मेंबर्स या बीओटी इसको अप्रूव कर दे। आगे लिखा हुआ है फर्दर इफ द कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज विथ रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथराइज्ड बाय एनी डायरेक्टर, द डायरेक्टर्स कंसर्न शैल इंडेमनिफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉस। कह रहा है अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन डायरेक्टर से संबंधित है या बेटा डायरेक्टर द्वारा ऑथोराइज किया गया है ना बेटा, द डायरेक्टर्स कंसर्न शैल इंडेमनिफाई, जिन डायरेक्टर्स के चलते कंपनी को लॉस हुआ है उनको कंपनसेट करना होगा। ये समझिएगा बेटा, रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज ऑथोराइज्ड बाय एनी डायरेक्टर, मतलब या तो रिलेटेड पार्टी से डायरेक्टर को फायदा हो रहा है या डायरेक्टर को नहीं भी हो रहा है, लेकिन डायरेक्टर ने उसको अप्रूव किया है ना बेटा, जबकि उनको करना नहीं चाहिए था। और तो उससे कंपनी को जो भी लॉस हुआ उस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से उसकी भरपाई करने की बात है। बी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है ये एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं एक नई दुनिया में, है ना। आपको लिखवा रहा हूं सर सारी बातें। बी पॉइंट, कंपनी में प्रोसीड टू रिकवर द लॉस, वही बात है साहब, है ना। आपका कंसिक्वेंस में कम से कम इतना तो याद कर ही लीजिए कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड और एट द ऑप्शन ऑफ शेयर होल्डर एज द केस में भी। दूसरा कह रहा रेटिफिकेशन हो सकता है विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months, उसके बाद रेटिफिकेशन अलाउड नहीं है। आगे देखिए, कंपनी में प्रोसीड टू रिकवर द लॉस इन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, लिखा हुआ है बेटा provides that 188(4) provides that it shall be open to the company to proceed against a director or any other employee who had entered into such contract or arrangement in contravention of provision of section 188 for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract। कह रहा है बेटा कोई भी it shall be open for company to proceed against the director or any other employee who had entered into such contract। कोई डायरेक्टर या कोई एम्प्लॉई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है ना बेटा, और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं किया है और कंपनी को लॉस हुआ है, तो वो एम्प्लॉई या वो ऑफिसर पर्सनली लायबल होगा। सर ध्यान दीजिएगा, पर्सनली लायबल होगा नहीं, जिसको फायदा हुआ वो नहीं, जिन हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स लोगों ने आंखें बंद के जो काम किया उसके लिए बात करता है। आइए अब मैं आपको ना आज एक बेयर एक्ट दिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग सा इन्होंने बना रखा है, मतलब कमाल है भैया, ये पूरा हिला दिया इन्होंने। अब सब सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 5 है। खैर ये बताता हूं बेटा, एनी डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और ऑथराइज्ड इट, बताइए मतलब बर्बाद कर दिया, जो लॉस है उसको भी रिकवरी करा रहा है, उसके अलावा पेनाल्टी की भी बात कर रहा है। पेनाल्टी की बात क्या है यहाँ पे आप सीखिए। एनी डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी हु हैड एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट और ऑथराइज्ड इट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 188 शैल बी पनिशेबल। ये पनिशमेंट की बात है, लिस्टेड कंपनी है तो इतना और अनलिस्टेड है तो इतना, है ना बेटा। आप पनिशमेंट भी याद रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं नहीं मना करता। अब एक छोटा सा पनिशमेंट को इग्नोर करिए आप, पहले उसके बाद वाला देखिए। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करना है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। एवरी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू सेक्शन 188(1) द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शैल बी मेंशन्ड इन द बोर्ड रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स along with justification for entering into such contract or arrangement, है ना बेटा। सच कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट दे रखा है, जस्टिफिकेशन। अब भाई साहब ये शुरू हो गए, एमसीए हर चीज पे क्लेरिफाई कर रहा है ना। ये देखिए सर, एमसीए हर बात पे क्लेरिफाई कर रहा है ना। एक क्लेरिफिकेशन है, ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन डेल्ट अंडर स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट विल नॉट अट्रैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 188। सर कह रहा है कि अगर दो कंपनियों के बीच में मर्जर उर्जर हो रहा है तो उसको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा। दो जैसे मर्जर अमलगमेशन मैंने तो पढ़ाया नहीं, है ना। तो कह रहा है अगर जैसे मान ली ए लिमिटेड है वो बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही है, तो यहाँ भी तो बेचा और खरीदा जा रहा है। अपने आप को हम बेच रहे हैं, दूसरे को खरीद रहे हैं, या पार्शियली बेच रहे हैं, लेकिन ये गुड्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, एज ए होल बेचा खरीदा जा रहा है। और बोला यहाँ पे 188 अप्लाई ही नहीं होगा, विल नॉट अट्रैक्ट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ। सर कम से कम भाई लोग कम से कम खुश होके, अब मैं इसको इतना घटिया इसने जो दे रखा है, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास बेयर एक्ट तो है नहीं, तो मैं साहब पहले आप सभी भाई बहनों को एक बेयर एक्ट की बात बताना चाहूँगा, है ना। एक बेयर एक्ट बेटा आपको मैं
बेयर एक्ट कहाँ से दिखाऊंगा? अच्छा, ज़्यादा दिखाऊंगा तो फिर ऐसा हो ना जाए कि ये दिक्कत कर दे। तो इसमें दूसरा उपाय यही है कि आप बेयर एक्ट ना ही देखे तो अच्छा है, भला है ना? ये फिर फालतू कर देगा बेटा, पूरा दिमाग खराब कर देगा। अब आइए भाई समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्लास में मयंक जी कहाँ तक हो गया था, अब आप बताइए लिखे कहाँ तक थे? ये तो आपको मैंने जो बातें थी वो समझाने की कोशिश की, क्या क्या स्कोप है 188 का, कहाँ तक हो गया था। मेरे को जो याद है, जो बच्चे रेगुलर है और जो बच्चे आज से भी जुड़े है ना, कंसेप्ट 13 14 चल रहा था आपका, 14 शायद चल रहा था, जो भी चल रहा था प्लीज एक बार करेक्ट करिएगा मुझे, है ना सर? सर 5, हाँ बेटा आप सभी भाई बहन पढ़ रहे थे शायद कंसेप्ट 14, और इसमें जो हम लोग शायद बात कर रहे थे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। जो बच्चे नहीं जुड़े थे वो भी देख लीजिए। और इसमें हम लोगों ने पहला जो शायद सब सीखा था, जो मेरे को याद आता है ना बेटा, वो देखा था डिफिनीशन ऑफ आरपी, रिलेटेड पार्टी का डिफिनीशन पढ़ा था। उसके बाद संभवतः जो याद आता है मुझे, वो आपको बताया होगा कि ट्रांजैक्शंस कितने हैं और कब आपको अप्रूवल लेना होता है, ये आपको सिखाया गया था। ठीक है ना, ये आपको सिखाया गया था, ये ठीक है बेटा? हाँ 13 चल रहा था। प्रमोद जी हमारे एकदम रेगुलर भाई बहन है जी बेटा। 4th पॉइंट ऑफ कंसेप्ट 14, अच्छा बेटा निवांदन साहब कहते हैं 14 था, 4th पॉइंट चल रहा था। चलिए मैं समझ गया बेटा। तो निवांदन की हम बातों को सही मानते हैं। उन्होंने ओपीपी की परिभाषा लिखा था या नहीं ये बता दीजिए। ऐसे नहीं भी लिखा था तो भी, अब जानते हैं इसमें बेटा क्वेश्चन आया हुआ है, अब आपके बुक में है ही नहीं और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, सॉरी बेटा, है ना बेटा, मेरे पास कोई सोर्स भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराता, है ना। आइए क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो अपना लैंड एंड बिल्डिंग अपने डायरेक्टर्स को 50 लाख में बेच दी उधार। तो पहला सवाल है इज इट लोन, 185 में कवर्ड होगा? ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ाते थे, बहुत पुरानी बात हो गई है ना, इसीलिए थोड़ा बुरा लगता है। अभी बेटा मुझे और मेहनत करने की जरूरत थी इस पे, है ना। आपके बुक में दिया होगा, सॉरी दिया है सर, सॉरी बेटा, ये मैं देखा नहीं, ये लास्ट में दे रखा है ना। ये दिया है बेटा, 1 मिनट साहब, क्वेश्चन है 1 2, ऑब्जेक्टिव भी दे रखा है, वाह वाह वाह, 1 सेकेंड सर, वही मैं कह रहा था यार, इंटर कॉर्पोरेट लोन पे भी है, सही है बेटा, क्वेश्चन तो है, वही मैं बोला था, ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे, बट वो क्वेश्चन नहीं है जो हमने समझाना है। चलिए ना बेटा, 1 2 क्वेश्चन बता रहे थे, हो गया था, 4 तक हो गया था। सुनिए, 5वें से ज्वाइन करिए, 5वें से ज्वाइन करिए। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 188। ठीक बेटा, मैं समझ गया, बस आज भर माफ करिए, अब कोशिश करता हूं मैं। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 188, सेक्शन ए लिखिए, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। ये देखिए, एनी ट्रांजैक्शन which is conducted in ordinary course of business
any transaction which is conducted in ordinary course of business any transaction which is conducted in ordinary course of business at arm's length transaction any transaction which is conducted in ordinary course of business at arm's length transaction between RP related party doesn't need require any approval of BOD। आइए बेटा सर इस पे बड़े क्वेश्चन है ICI के बुक से मैं देखा इस बारे टॉपिक पे नहीं है अप्रूवल ऑफ BOD। कोई दिक्कत नहीं सर अब हम करते हैं ना सर आपका है ना बी पॉइंट एक और लिख लीजिए बेटा इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा और आर्म्स लेंथ अब देखो ना उसी को लिखा है अगर ऑर्डिनरी कोर्स में ही है लेकिन आर्म्स लेंथ को फॉलो नहीं किया गया है तो BOD का अप्रूवल चाहिए अगर लिमिट के भीतर है और लिमिट को एक्सीड कर रहा है तो मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए एक छोटा सा पॉइंट है बी पॉइंट भी मुझे अच्छा लगा कि अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडियरी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वहां भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए है ना बेटा ये छोटा सा पॉइंट है ना एक लाइन और लिखिए यहाँ पे जो लिखा है आपके बुक में ओके नॉन एप्लीकेबिलिटी तो नहीं है बेटा लेकिन कह सकते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी यहां लिखिए नो नीड ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल लिखिए सर ये सब पर नेगेटिव या हाँ जी अभिषेक भाई नो नीड ऑफ शेयर होल्डर्स आइए बेटा अरे तुम फाइनल वाले होके अभी आते हो गलत बात नहीं है बताओ नो नीड ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल शेयर होल्डर की अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है ये लिख लीजिएगा सर सेक्शन 188 1 का 5th प्रोवाइजो है अच्छा है बेटा नो नीड ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल क्या है समझने की कोशिश करना सर इसमें लिखा है ए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बिटवीन सर सबको लिखिएगा थोड़ा सा हो जाती है बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स WS होली ओन्ड सब्सिडियरी वेयर CFS मतलब कैश फ्लो नहीं आप बड़े हो गए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्लेस्ड बिफोर GM आपको पता है ना किसमें किसका कंसोलिडेट होगा आपसे अच्छा कौन जानता है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडियरी है मान लीजिए फिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड फिलायंस समझने के रिलायंस और फिलायंस में कोई ट्रांजैक्शन होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो उसके लिए कह रहा है कि डायरेक्टर्स का तो अप्रूवल लेना होगा अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में डायरेक्टर्स का अप्रूवल तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास तो हमेशा करना है भाई 7 ट्रांजैक्शन है मतलब नहीं मतलब आर्म्स लेंथ को छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली रिलेटेड पार्टी में तो डायरेक्टर्स की अप्रूवल हमेशा ही चाहिए अब मेंबर्स की चाहिए या नहीं चाहिए उसके लिए ये था कि उसके 7 कंडीशन थे 7 की लिमिट से ऊपर होगा तो चाहिए अब ये कह रहा है कि इवन लिमिट से भी ऊपर हो जाए एक ट्रांजैक्शन RPT लिमिट से भी ऊपर हो कंपनी और रिलेटेड पार्टी के बीच में उसकी बातें समझा रहा है ए RPT बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स WS वेयर CFS इज प्लेस्ड बिफोर द AGM ऑफ होल्डिंग कंपनी सर ब्रैकेट लिखने का मतलब इसको छोड़ भी देते तो काम चल जाता RPT बिटवीन अ कंपनी WS होली ओन्ड सब्सिडियरी
डजंट रिक्वायर, साहब थोड़ा सा समय दीजिएगा, डजंट रिक्वायर, हम लोग इसे पढ़ाते नहीं बुक से बेटा, सच्चाई है, हम लोग तो अपने है ना ज्ञान से और अपने नोट से भी हम लोग बहुत कम, सब जो लिखवा दूंगा आपको एक एक चीज। डजंट रिक्वायर एनी परमिशन ऑफ मेंबर्स by passing permission of members by passing, क्या पासिंग बेटा? OR। भाई लोग अगर इसको कुछ समझ में आए तो बता दीजिएगा। अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंपनी और होली ओन्ड सब्सिडियरी के साथ हुआ है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को होल्डिंग कंपनी के एजीएम में रखा जाएगा, तो लॉ कहता है कि फिर वहां पे ऐसा करो कि जो परमिशन लेते थे, ट्रांजैक्शन की वैल्यू जब एक्सीड करती थी, है ना, आपको याद है ना 10% 1 करोड़ से एक्सीड करती थी, तो वहां पे हमें ओआर पास कराना होता था, वो कराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ी भी बात समझ में आई, बट यहाँ पे बोर्ड डिसीजन चाहिए, फुली नॉन अप्लीकेबिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ये फुली नॉन अप्लीकेबिलिटी है। एएलटी है तो नाइदर एएलटी है तो नाइदर बेटा लिख लो, एएलटी में नाइदर बीआर नॉर ओआर। अगर आप में दम हो तो बता दीजिएगा, और यहाँ पे लिख लेना मेरे साहब, यहाँ पे कम से कम जरूर लिखना कि कम से कम क्या चाहिए, नाइदर बीआर नॉर ओआर। यहाँ लिखो बीआर मस्ट है, बोर्ड डिसीजन जरूरी है, बट ओआर की कोई जरूरत नहीं है। बीआर मस्ट, बोर्ड डिसीजन एकदम जरूरी है, ओआर की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे पास है नो नीड ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल, सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 5th प्रोवाइजो है जो हमने आपके साथ शेयर किया। आर्म्स लेंथ को डिटरमाइन करेगा सर, आर्म्स लेंथ कौन डिटरमाइन करेगा सर? यहाँ ये बहुत अच्छी बात है ना, ये अभिषेक जी का सवाल है, आर्म्स लेंथ को कौन डिटरमाइन करेगा? ये इसके लिए कोई अथॉरिटी तो बेटा हमने नहीं है ना। आर्म्स लेंथ को बताइए बेटा, आप लोग के दिमाग में कोई बात आ रही हो? गोयल साहब का एक सवाल है, और देखो बेटा माइट भी कि कभी हम भी कोई सवाल का जवाब आपका न दे पाए। आर्म्स लेंथ को कौन डिटरमाइन करेगा? बहुत अच्छा आपने सवाल है बेटा गोयल साहब। पहले तो मैं मुबारक देता हूं कि इतना अच्छा आप लोग सोचते हैं। सर मैं आप लोग की तरह स्टूडेंट था, आर्म्स लेंथ सर मुझे लगता है आर्म्स लेंथ कौन डिटरमाइन करेगा? सब कुछ सोचिए सर, लॉ में तो नहीं लिखा है गोयल भाई। चलो बेटा इस बच्चे का जवाब दे दो यार, आर्म्स लेंथ कौन डिटरमाइन करेगा? मुझे तो लगता है कंपनी ही करेगी। एक चीज बताइए सर, टॉपर्स में फी है, जैसे फेस टू फेस क्लासेस होती ना, अब इसमें फी है मान ली 10,000 फाउंडेशन का समझने के लिए 10,000, और मेरा भाई आकर टॉपर्स में 5,000 में पढ़ लिया, तो बच्चे का सवाल है, मुझे लगता है बेटा बीओडी डिसाइड करेगा। आप लोगों को क्या लगता है सर? लॉ में कोई अथॉरिटी नहीं है। आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, लॉ में कोई अथॉरिटी नहीं है, आर्म्स लेंथ खुद से डिसाइड करना होगा, अपने आप को आगे रख के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई जवाब नहीं दोगे? एक्सपर्ट करेगा। अच्छा भाई आकाश गोस्वामी जी करे, एक्सपर्ट करेगा। अच्छा भाई ठीक कहा आपने। सर अगर फेयर प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा तो आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होगा, प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट। देखिए बेटा इतने जवाब आए, लेकिन बेटा ये भाई जो करे ना एक्सपर्ट करेगा। सर एक्सपर्ट जांच कर सकता है। हाँ मैं ये कर सकता हूँ, फेयर प्राइस, जो आप लोग इनकम टैक्स नहीं पढ़ते थे, हाउस इनकम फ्रॉम हाउस क्या प्रॉपर्टी, फेयर प्राइस। बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा सवाल है कि हु हैज अथॉरिटी। मुझे लगता है सर सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, हम लोग डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, है ना, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें डायरेक्टर्स को ही बोलना है, लेकिन अगर कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर वो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है आपका, कि ये जो आप कह रहे हैं कि ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पे हुआ है, आपके खिलाफ शिकायत आई है कि ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है आर्म्स लेंथ पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इतना अच्छा जवाब देने की कोशिश करते हैं। सर ये भी बहुत बड़ी चीज है, आप खुश होकर पॉजिटिव होकर इतना ही बोल रहे हैं, कोई कम थोड़े हैं मेरे बच्चे, है ना। ए और बी, बेटा बी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? बी समझ में आया। अच्छा एक नोट लिख लेंगे बी का, अगर होल्डिंग कंपनी आरपीटी से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को होल्डिंग और डब्ल्यूएस के बीच में, अगर होल्डिंग कंपनी, देखो ना सर डब्ल्यूएस बुरा मत मानिएगा, डब्ल्यूएस भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो तो समझिए कि हम और वो कोई अलग है ही नहीं, दोनों एक ही तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नोट इसी में लिखिएगा एक बी के लिए, इफ
द होल्डिंग कंपनी passes board resolution, थोड़ा साफ लिखिएगा, सॉरी बेटा वो कट पिक गया। इफ होल्डिंग कंपनी पासेस बोर्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, देन द WOS, सर देखिए ना, मेरे को इतना तो समझ में आ गया, कम दो तो हम समझाने की कोशिश कर ही दिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर्म्स लेंथ प्राइस पे हुआ है या ALT आर्म्स लेंथ ट्रेडिंग के अनुसार हुआ है, तो फिर वहां पे कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, ना BR की ना OR की। बट अगर कंपनी अपने ही WS के साथ करती है, साउंड कम आ रहा है, झाजी साउंड कम आ रहा है, अभी आएगा। मैं तो बहुत चिल्लाता हूं, फिर भी आप कह रहे हैं साउंड कम है, तो माइक की तो यहाँ ठीक दिख रहा है, फिर भी मैं देखता हूं, अभी ठीक आने चाहिए। इफ द होल्डिंग कंपनी पासेस BR देन WS, सर ऊपर देखो ना, बी में ऊपर देखो, देन WS इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विथ, किसके साथ कंप्लाई विथ? If the holding company passes BR, then WS is not required to comply with, है ना बेटा, comply मतलब fulfill with, comply with the किसके साथ बेटा? The requirements of section 188। सर इसका मतलब बता दो, नाराज मत हो, सब कोई बताओ, रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 188। मतलब क्या है? ये दो एक्सेप्शनल चीजें सीखो। नॉन अप्लीकेबिलिटी, आराम से नोट करो, घबराओ मत। 6 लिखो, 5th हो गया था। कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, ये आपके नोट्स में था, कोई बात नहीं। कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल 188 का सबसेक्शन 3 और 188 का 4 भी है एक ही साथ, है ना बेटा? 188 का 3, 4 और 5 तो वही है, मतलब कुल मिलाकर इसमें 5 सबसेक्शन है। सॉरी बेटा, ये मुझे पहले बताना चाहिए था। कुल मिलाकर 188 में 5 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 जो है उसमें 5 प्रोवाइड जो है, वाह रे वाह, सबसेक्शन 1 में भी 5 प्रोवाइड जो है, टोटल इक्वल सा है। कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, ध्यान दीजिएगा, ये तो ऐसे लिखवाना चाहिए ना, कंसिक्वेंसेस। लेकिन चलिए सर 188 सबसेक्शन, घबराइए नहीं, एक बार और पढ़ा दूंगा इसको, टेंशन ना लें, टेंशन देने का चीज है। आपने देखो, आप घर पे 1.5 घंटा बैठते, ज्ञान कुछ मिला ना, कुछ आए तो कुछ तो फायदा करा ही दिया आपको, कोई बुराई थोड़े। चलिए 188 का 3 और 4 ये हमारी बात करता है। 3 कहता है कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, है ना बेटा? लिखा है वेयर एनी कंट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय ए डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ BOD बाय ए रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 188 सबसेक्शन 1, तो वॉइडेबल हो जाएगा। यस बेटा, अब यहां पे लिखिए, पहले फिर से लिखिएगा, सॉरी बेटे, वॉइडेबल एक्सेट्रा लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्सेट्रा मतलब और भी चीजें हैं इसमें। कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, ये लाइन का मतलब बताइए, अगर बता सकते हैं तो। क्या है कंट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल में, क्या है ये देखिए। एक 188(3) बेटा एक्सेट्रा इसलिए लिखवा दिया कि इसमें और भी बातें हैं। यहां लिखिए इफ एनी, एक बार लिख ही लेते हैं बेटा आप, कंट्रैक्ट और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट इज एग्रीमेंट, कंपटीशन एक्ट में पढ़ना है। अरेंजमेंट का मतलब एग्रीमेंट होगा। इज एंटर्ड इनटू
by a director if any contract or arrangement is entered into by a director or other employee without consent of without obtaining consent of जी बेटा without obtaining consent of BOD or approval of members सर इसका मतलब बताइएगा इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ बीओडी या अप्रूवल ऑफ मेंबर्स ठीक है बेटा बीओडी और अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इन जीएम then such contract becomes voidable. Contract becomes voidable at the option of board, or as the case may be, shareholders. सर ये तो लिखा है लेकिन बताइए इसमें गलती किसने किया है? सर मैं समझता हूं इसमें लिखा है इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट इज एंटर्ड बाय डायरेक्टर और अदर एम्प्लॉय, कंपनी रिलेटेड पार्टी को बाद में थप्पड़ मार रही, रिलेटेड पार्टी को नहीं, कंपनी अपने घर को संभाल रही है ना बेटा? अगर आप दिल से समझें कंपनी अपना घर ही संभाल रही है, कोशिश कर रही है ना? ये छोटा सा पॉइंट है, ये लाइन आपको सीखना था. देन सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable at the option of board or as the case may be etc. लिखा इफ इट इज नॉट रेटिफाइड बाय द बोर्ड. अच्छा इसका मतलब है बेटा कि जो अनऑथराइज्ड ढंग से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गया है ना बेटा, उसको रेटिफाई भी किया जा सकता है. शेयर होल्डर कह सकता है चलो कोई बात नहीं हम इस ट्रांजैक्शन को अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना बेटा? यहां देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट लिखा है फर्दर, एक लाइन और लिखिए सर 184 188 3 में ही, है ना बेटा? फर्दर एक बार लिख तो लीजिए, इफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इज with a RP related party to any director. अच्छा सर लिख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या मतलब निकल के आता है. और इज ऑथोराइज्ड बाय डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, एनी अदर डायरेक्टर लिखा है. द डायरेक्टर्स कंसर्न सेल, मतलब रिलेटेड डायरेक्टर की बात कर रहा है. सेल, द डायरेक्टर कंसर्न सेल indemnify the company against any loss. ये दे रखा है any loss incurred by it. सर कॉन्ट्रैक्ट केवल voidable नहीं होगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है 188 वाला और उससे कंपनी को लॉस हुआ है
तो जिन डायरेक्टर्स ने उस ट्रांजेक्शन को ऑथोराइज किया है उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा कंपनी को, है ना बेटा। इसके अलावा ये भी कह रहा है कि रिकवरी भी हो सकता है ना, रिकवरी भी कराई जा सकती है ना बेटा। इट शैल बी ओपन टू द कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर और एनी अदर एम्प्लॉई। ओ हो कह रहा है कि, है ना भाई, देखो एक है लॉस की हम रिकवरी भी कर सकते हैं, वही सब बातें लिखा हुआ है। मतलब कुल मिलाकर जिन डायरेक्टर्स लोगों ने आंख होते हुए भी अंधों की तरह बिहेव किया है, 188 का मजाक उड़ाया है, उसके लिए बात लिखी हुई है ना बेटा। यही सब बातें तो इसमें है, इसमें ऐसी कोई बात मेरे को एक्स्ट्रा तो लगी नहीं, है ना बेटा। कंट्रैक्ट बिकम्स, क्या लिखा आपने, वॉइडेबल, सेक्शन 188 का सबसेक्शन 3 भी दे रखा है। बिकम्स वॉइडेबल का मतलब आपको पहले से ही पता है क्या होता है नहीं होता है, ये छोटा सा पॉइंट है ना बेटे। ये छोटी छोटी बातें थी, ये लाइन क्लियर होना चाहिए आपको। अब एक लाइन और लिखिए सेकेंड पॉइंट में, रिकवरी ऑफ एनी लॉस। मतलब कुल मिलाकर मैंने महसूस किया 188 का सबसेक्शन 1 है मेन, जिसमें 5 प्रोवाइजो है और पांचों प्रोवाइजो में ही आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए। 188(2) बहुत आसान है क्योंकि आपके बुक से मैं देख पा रहा हूं। 188(2) कहता है जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोज करो। 188(3) आपका कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल हो जाएगा। 188(4) कह रहा है जो भी कंपनी को लॉस हुआ है उसको रिकवर भी कंपनी चाहे तो कर सकती है। रिकवरी ऑफ एनी लॉस, है ना बेटा, लिखिएगा सर। क्या है को बेटा, नेगेटिव तो कभी भी आप सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचना मुश्किल है और उसको ही सोचना चाहिए। जो मन इच्छा ना हो पॉजिटिव सोचने का तो भी सोचिए। सर आप 188 के बारे में क्या जानते थे, कुछ नहीं। आज कम से कम 50% ज्ञान हो गया। जब इसके ऊपर मैं 2-4 क्वेश्चन आपको अगली क्लास में इसके ऊपर कराऊं प्रैक्टिकल, है ना, और तब केस सिनारियो। और एक हमारे भाई साहब है गोयल साहब जी का भी बड़ा अच्छा सवाल है ना बेटा। निवांदन कुंवर जी नहीं, गोयल साहब ने एक सवाल पूछा था, उसका भी जवाब देना है कि फेयर मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने की कोई अथॉरिटी भी होती है या कंपनी खुद ही तय करती है। बहुत अच्छी बात आपने कही, रिकवरी ऑफ एनी लॉस, ये तो हमको लगता है पॉलिसी होती होगी कंपनी की। खैर लिखिए सभी भाई बहन, लिखिए द कंपनी शैल जी बेटा, शैल recover the amount of loss from, the company shall recover the amount of loss from, किससे बेटा, amount of loss from, ध्यान दीजिएगा, company shall recover the amount of loss from the director or the company shall recover the loss from the director और डायरेक्टर से रिकवर कर सकता है और एनी अदर एम्प्लॉई who had entered into such contract or arrangement in contravention of provisions of section 188, in contravention of provisions of section 188। बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपसे लॉस भी रिकवर किया जा सकता है। 3rd और 4th कम से कम समझने की कोशिश करिए बेटा। सब सेक्शन 3 वॉइडेबल कह देता है। उस सब सेक्शन 3 में एक चीज और लिखा है कि 3 महीने के भीतर रेटिफाई किया जा सकता है और उसके बाद रेटिफिकेशन नहीं होगा। उसके बाद ये फालतू की बातें हैं, है ना। रही बात पेनाल्टी, अभी आप क्यों याद करेंगे, पेनाल्टी मत याद करिए। पेनाल्टी के बजाय एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको सिखाता हूं, है ना। आप आराम से 6 हो गया ना, 7वां देखिए। घबराइए नहीं सर, हम सब लिख के पढ़ाते हैं। जो बच्चे हमसे जानते हैं इतने दिनों से, जो नहीं भी जानते थे इंटर में फाइनल में उन्होंने पढ़ा। भाई हम लोग कोई भी चीज बुक से नहीं पढ़ाते, हवाबाजी नहीं करते,
पूरी चीज, हाँ बुक दिखा सकते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए, उसके बाद आपको पूरा लिखवाऊंगा ही। लास्ट लिख लीजिए सर, डिस्क्लोजर। अब इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन जब तक नहीं बनेगा आपका हाथ साफ नहीं होगा। डिस्क्लोजर का स्पेलिंग सही से लिखिएगा, डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटी, आरटीपी नहीं, आरपीटी इन बोर्ड रिपोर्ट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट समझते हैं बेटा, आपको याद होगा ना जब हम लोग एनुअल फाइलिंग करते थे तो बोर्ड्स रिपोर्ट। आइए मेरे भाई, आइए मेरे बच्चे, डिस्क्लोजर ऑफ आरपीटी इन बोर्ड रिपोर्ट, इसको प्लस कर लीजिए, थोड़ा बढ़ जाए आपका, कम से कम, है ना। कुछ तो सीखा आपने, और कुछ क्यों जानते हैं सर इंटर में, नहीं नहीं, अरे वो बात हम नहीं कर रहे बेटा, हम लोग किताबों से नहीं पढ़ाते, है ना। नेक्स्ट ये देखिए, बहुत प्यारा है, लिखिए यहां पे, एनी या द कंपनी सेल। अब कौन कंपनी? हर कंपनी, हर कंपनी अपना नोटिस, हर कंपनी अपना एजीएम बुलाती होगी भाई, डब्ल्यूएस के अपना एजीएम नहीं बुलाती होगी, तो क्या वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के बारे में अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में नहीं लिखती होगी? सर भाई मान लो 2 कंपनियां हैं, दोनों ही रिलेटेड पार्टी है, तो दोनों अपने अपने रिक्वायरमेंट पूरा करें। हम लोग रेलिवेंट की बात करें, रेलिवेंट हमारे लिए रिलायंस था। द कंपनी सेल डिस्क्लोज द particulars of, particulars means details of, the company shall disclose the particulars of related party transaction RPT in the directors report। बीओडीएन से होल्डर का ऑप्शन पे, अच्छा क्या बेटा वाइडेबल किसके ऑप्शन पे है? आकाश अभिषेक जी पूछ रहे हैं, अच्छा किसके ऑप्शन पे है? ऑब्वियस सी बात है, एग्रीड पार्टी के ऑप्शन पे है, कंपनी के ऑप्शन पे है। ये जो घटिया आदमी है उसके ऑप्शन पे थोड़े होगा, जो एग्रीड पार्टी उसके ऑप्शन पे होगा बेटा, है कि नहीं। द कंपनी सेल, अच्छा लिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना, पूरा स्क्रीन आ रहा है ना, पूरा कट कुट तो नहीं रहा है कुछ भी, बता दीजिएगा दिक्कत हो तो। कंपनी सेल डिस्क्लोज द पार्टिकुलर्स ऑफ आरपीटी इन द डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अंडर सेक्शन अगर आपको मन करे, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बेटा 134 में होता है, सब सेक्शन 3 में होता है ना। सब सेक्शन 3 में डायरेक्टर्स रिपोर्ट की चर्चा की गई है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है ना बेटा, along with justification। अच्छा हेयर एक लाइन और लिखिए, सिर्फ बताना नहीं है, जस्टिफाई भी करना है कि ये क्यों इतना जरूरी था कि सारा ट्रांजेक्शन तुम रिलेटेड पार्टी के साथ ही करते हो। हेयर ऑल्सो justification for such transaction shall be given। Here also justification for such transaction shall be given। Such transaction shall be given। धन्यवाद आप सभी भाई बहनों के, है ना। जस्टिफिकेशन भी देना है सच ट्रांजेक्शन्स के, ये छोटा सा पॉइंट है, ये छोटा छोटा पॉइंट मैंने आपको आज शेयर किया, है ना। अब हमारे बच्चों का सुनिए, एक तो सेक्शन 185 भी कुछ बच्चे कह रहे थे कि लिखवाया नहीं गया था, समझाया खाली गया था। 185 वर्सेस 188 मयंक भाई का सवाल है। अब मयंक भाई आपने ये सब पढ़ा, अब मैं आपको अभी गूगल अंकल से पूछता हूं, है ना, एक आधा क्वेश्चन मैं आपको बनवाने की कोशिश करता हूं, है ना। यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, और मैं ज्यादा छेड़छाड़ करूंगा तो ये खराब हो जाता है, इसलिए मेरा मन नहीं करता। कल मेरी बेटा इसी चक्कर में थोड़ी क्लास खराब भी हो गई थी, तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे। और आप ऐसा करिए कि कभी कभी जल्दी भी छुट्टी कर लेनी चाहिए, तो अभी आप लोग मजे करिए, एंजॉय करिए, है ना। अगली क्लासेज में जब हम लोग मिलते हैं तो मैं पहले 188 के पूरे डाउट्स ही आपसे लूंगा और इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 4-5 केस लो। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं आपको जितना मेरे को याद आ रहा है, आपके बुक में तो नहीं है, बट मैं जो बता रहा हूं, हमारे एग्जाम में आया था, खूब आता है सीए फाइनल में। XYZ लिमिटेड अपने ही डायरेक्टर्स को अपना एक फ्लैट बेच दिया 25 लाख में उधार। अब आपको बताना है कि इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, है ना।
क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए ये बता दीजिए आप लोग, कोशिश करिए, गलत सही। पहली बात, उधार बेचना लोन देना होता है, लोन की क्या परिभाषा है? क्या टॉपर्स से मैं, टॉपर्स कंप्यूटर्स लिमिटेड है और मैं टॉपर्स का डायरेक्टर हूं और मैं टॉपर्स से कंप्यूटर खरीदता हूं, इज इट लोन? क्या ये लोन है ना सर? सुनिए बेटा, क्या ये लोन है? भले थैंक यू बाद में बता के जाइए। सर जानते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया था, वो लोन अलग चीज होता है और डेप्ट अलग चीज है। कौन सर क्या बात करते हो, लोन अलग और डेप्ट अलग? हाँ सुनो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बैलेंस शीट में है ना बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाला में, उसके नीचे अदर लायबिलिटीज में मान लो है ना बेटा, अमाउंट पेबल टू सप्लायर्स, ये लोन थोड़े है। रिलायंस वाले ने कुछ उधार सामान खरीदा है सप्लायर से, इज इट लोन? कहोगे सर ये तो पढ़ाया नहीं आपने 185 में। सर इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं, लोन और डेप्ट में क्या फर्क है? सर जहां तक मैं बताता हूं है ना, हर लोन डेप्ट नहीं है सर, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। लोन का मतलब क्या हुआ? लोन जो आपको मनी में मिलता है, कैश में मिला है ना बेटा। बुक डेप्ट है, अच्छा सर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे प्रैक्टिस के लिए, बिल्कुल वही मैं भी कह रहा हूं ना, इसीलिए तो अभी कर रहा हूं ना बेटा कोशिश। प्रैक्टिकल इस पे बनाओगे नहीं 188 पे तो पढ़ने का क्या फायदा भाई? कम से कम 2-4 क्वेश्चन तो इसमें बनाओ, तब ना दिमाग का बत्ती जलेगा। अच्छा अब फिर बेटा जब प्रैक्टिकल बनाएंगे तब जाकर दोबारा से कंसेप्ट क्लियर होगा, ये थ्योरेटिकल से थोड़े होगा। आपने रट लिया 188, तभी बहुत फायदे होते हैं सर, बहुत फायदे हैं आपको 188 में। ओपीपी सबसे इंपॉर्टेंट है, ओपीपी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट, इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे सर, केस स्टडी 5-5 नंबर का, ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर का, है ना बेटा, बिल्कुल कराएंगे साहब, है ना, सभी भाई बहनों को कराएंगे। तो आज आप लोग जाइए, मजे करिए, है ना। और इसमें अब 2-3 सेक्शन और रह गए, है ना बेटा, 2-3 सेक्शन और रह गए, वो भी करा देता हूं मैं। बट पहले मैं कल कोशिश करता हूं आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने का, कुछ क्वेश्चंस कराने का। थैंक यू बेटा, अब आप ब्रेक लीजिए।